हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ लिया था, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यानी विद्युत आवेश क्या होते हैं ये जान लिया था। हमने ये देखा था कि रगड़ कर हम किस तरीके से किसी भी वस्तु को जो है क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं यानी विद्युत में कर देते हैं। इसके बाद हमने कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, यानी चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं जाना था, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमने जाना था। साथ ही साथ हमने अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को भी देखा था। ठीक है, अर्थिंग के बाद हमने जो है जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस है उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि आवेशों की योज्यता, और हमने ये जाना था कि किसी निकाय पे जो आवेश होते हैं उनको जब आप डायरेक्ट जोड़ देते हो तो जो आपके पास आवेश का की मात्रा आती है वही उस निकाय का कुल आवेश कहलाता है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, वो संरक्षित होते हैं, यानी किसी निकाय में अगर कहीं पर कोई आवेश जो है बन रहा होता है तो कहीं पर कोई आवेश नष्ट भी हो रहा होता है, यानी बेसिकली बैलेंसिंग होती है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि कोई जो है आवेश बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है, आवेश नष्ट भी हो रहा होता है। ठीक है, ये भी हमने जान लिया था। इसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, यानी वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, जिसका हमने ये फॉर्मूला देखा था कि जो Q होता है, जो चार्ज होता है बराबर होता है N इंटू E के, जहाँ पे N क्या है, इंटीजर है, ठीक है, एक नंबर है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन, यूनिट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपका E से डिनोट किया जाता है। अब इसके बेस में हम एक जो आपका क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, if 10 raised power 90, if 10 raised power 9 electrons move out of a body to another body every second, क्या कहा है, कहा ये गया है कि किसी पिंड से एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पिंड पर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, और कब हो रहे हैं, प्रत्येक सेकंड में, यानी हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, आपके 10⁹ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, वो स्थानांतरित हो रहे हैं एक पिंड से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट a total charge of 1 coulomb on the other body, क्या कहा गया है, अगर ऐसा होता है तो जो है आपकी जो दूसरी पिंड है, दूसरी बॉडी है जिसमें क्या हो रहा है, आवेश जा रहा है, उसको 1 कूलम का चार्ज लेने में कितना समय लगेगा। क्या कहा है आपसे, जो है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आपको दिया गया है कि एक पिंड है, ठीक है, ये एक पिंड है, इससे दूसरे पिंड में क्या होता है, क्या होता है, आवेश स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, जाते हैं एक से दूसरे पे, और प्रति सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन ऐसा कर, क्या कहा गया है कि जो आपका दूसरा पिंड है यानी बी पिंड है, इसे 1 कूलम का आवेश आवेशित होने में कितना समय लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे पूछा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है आपको, एन की वैल्यू दी गई है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है, यानी एन की वैल्यू दी गई है, कितना है, 10⁹ ठीक है, और पर सेकेंड यानी प्रति सेकेंड ऐसा होता है, इसका ट्रांसफर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको
ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है कि जो बी है, ठीक है, बी का टोटल चार्ज यानी कुल आवेश कितना हमें चाहिए, एक क्यू, कैपिटल क्यू कितना है आपका, एक कूलम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ई की वैल्यू की, ठीक है, ई की वैल्यू क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये आपका होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, एन की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। जो आपकी बी पिंड है उसमें हम कुल आवेश कितना चाह रहे हैं, एक कूलम का, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये आपकी ई की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि बी पिंड को एक कूलम का आवेशित होने में कितना समय, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सेकंड में जो आपका बी पिंड है वो कितना आवेशित हो, एक सेकंड में कितना आवेशित होता है, ठीक है। जब एक सेकंड में 10⁹ जो इलेक्ट्रॉन है ये निकलते हैं तो एक सेकंड में कितना होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सेकंड में जो आपका बी पिंड है ये कितना आवेशित होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, Q बराबर NE, इसको हम लगाएंगे जिससे हमें एक सेकंड में जो आपका बी पिंड है वो कितना आवेशित होगा ये निकल जाए, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर NE, ठीक है। एन प्रति सेकंड दिया यानी एक सेकंड में कितना आवेश स्थानांतरित होता है, 10⁹ अब ई की वैल्यू, ई का मान क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, सॉल्व करेंगे क्या होगा, -19 + 9 यानी क्यू बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। यानी आपका जो है एक सेकंड में जो है जो आपका बी पिंड है वो कितना आवेशित होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। नोट करेंगे, ठीक है। कूलम पर सेकंड लिख लेंगे क्योंकि आपका प्रति सेकंड हम निकाल। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये आपका है जो है, अब आपको निकालना है कि एक कूलम जो है बी पिंड जो है आपको एक कूलम आवेशित होने में कितना समय लगता है, ठीक है। या दूसरे पिंड को एक कूलम आवेशित होने में लगने वाला समय, ठीक है, ये हम निकालेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Q, ठीक है, जो कि हमने ये माना था कि लास्ट में जो आपका पिंड है वो कितना आवेशित होगा, वो कैपिटल Q था, अपॉन स्मॉल q जो कि आपका प्रति सेकंड है। कैपिटल Q का मान कितना है, कैपिटल Q है एक कूलम और स्मॉल q कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समय निकाल रहे हैं तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो समय आएगा, जो टाइम आएगा वो आपका सेकंड, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे अब इसे, तो टाइम जो आएगा वो आएगा आपका 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10, आप 100 कर दे 100 कर दीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा, पहले 9 होगा, सॉल्व करेंगे इसे,
तो आपका जो टाइम आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड में आ गया है। इसे आप जो है कंप्लीट जो है चेंज कर सकते हैं बाकी यूनिट्स, नोट करें। ठीक है, तो ये आपका टाइम आ गया है। ठीक है, तो इतने सेकेंड लगेंगे, ठीक है, आपका जो बी पिंड है उसको 1 कूलम आवेशित होने। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ, यानी कूलम का नियम। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो है, अगर हम कूलम के नियम की बात करें तो ये जो नियम होता है, ये नियम जो है आवेशों के बीच में लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये आपके जो है माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं, जैसे कि आपके चार्जेस यानी आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में ये लगता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक प्रकार का जो ये नियम है वो आपका फोर्स को डिफाइन करता है, बल को डिफाइन करता है। वहां बल जो दो आवेशों के बीच में लगता है, जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। तो कूलम का नियम क्या कहता है? कूलम का नियम ये कहता है कि जो दो आपके पास बिंदु आवेश होते हैं, दो पॉइंट चार्ज होते हैं, मान लीजिए आपके पास दो बिंदु आवेश है, ए और बी। ठीक है, बिंदु आवेश। अब ए जो बिंदु है, बिंदु आवेश है, उसका मान है Q1, दूसरे का है Q। और ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे से मान लीजिए R दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे जो कूलम का नियम है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो फोर्स होता है, यानी इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो बल लगेगा, इन दो बिंदु आवेश के बीच में जो बल लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, किनके? Q1 और Q2 जो आवेश है उनके प्रोडक्ट के, यानी उनका जो आपका गुणनफल आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बल। ठीक है, और क्या कहता है? और ये कहता है कि जो बल होगा, फोर्स होगा, वो जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके? इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम का नियम दो आवेशों के, दो पॉइंट चार्जेस जो होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं, उनके बीच में लगता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो आपके इन दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच में जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, वो आवेश के जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो गुणनफल है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके समानुपाती होता है। और किसके विक्रम होता है? आपके डिस्टेंस यानी दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? आपका कूलम का लॉ, कूलम नियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते, पहली इक्वेशन और दूसरी, इन दोनों को अगर हम एक साथ ले लें तो क्या आ जाएगा आपका? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, ठीक है, इसको हम हटाते हैं तो हमारे पास जो है एक कांस्टेंट आता है K। ठीक है, एक नियतांक आता है K, और K का जो मान होता है, K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कूलम का नियम है वो किस पे लगता है? बिंदु आवेशों के बीच में लगता है। जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है? वो दोनों आवेशों का जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, उसके जो है समानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के यानी स्क्वायर के क्या होता है? आपका व्युत्क्रमण। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब आप इसे हटाते हैं तो K आता है कांस्टेंट। ठीक है, और इस नियतांक की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है,
और यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, यहाँ पे वो है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, F इक्वल्स टू के की जगह रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर आप कह सकते हैं परावैद्युतांक जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी क्या होती है वैल्यू होती है। इसके साथ साथ जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, इस सॉरी जो आपका एप्सिलॉन है इसकी जो यहाँ पे डायमेंशन है, ठीक है, वो क्या होती है, ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है आपकी m-1 l-3, ठीक है। इसकी जो विमा है, ये विमेय सूत्र जो है m इनवर्स l-3 t4a स्क्वायर, तो ये इसका क्या आ गया विमेय सूत्र आ गया, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आपका ये, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कूलम का नियम है। अब हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। कूलम नियम, कूलम measured the force between 2 point charges and found that it varies inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of two charges and along the line joining the two charges। क्या कहा गया है, कूलम ने क्या करा, कूलम ने मेजर किया, मापा, क्या मापा, दो बिंदु आवेश के बीच में जो बल लगता है उसे उसने मापा, और क्या देखा, ये देखा कि जो दो बिंदु आवेश के बीच में बल लगता है वो इनके बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के, उसके जो है वर्ग के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों आवेश के बीच में जो मैग्नीट्यूड है, जो उनका मान है, ठीक है, आवेश का जो मान है उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो गुणनफल है उसकी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। और ये जो बल है वो कहाँ पे लगता है, वो उस रेखा में लगता है, उस रेखा में लगता है जो दो बिंदुओं को जोड़ती है, यानी यहाँ पे जो आपका फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, इस लाइन में, ठीक है, उस लाइन में, उस रेखा में जो दोनों बिंदुओं को क्या करती है आपस में जोड़, ठीक है, उसमें लगे, ठीक है। Thus 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance r in vacuum। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने Q1 और Q2 जो आवेश है उनके बीच की दूरी जो ली है वो r ली। The magnitude of force between them is given by, यानी इनके बीच में जो फोर्स है, जो बल है उसे आप दिया जाता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे Q क्या है, सॉरी K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल की माप की और यह पाया कि यह बल दोनों आवेश के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तथा यह दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच निर्वात में पृथक्कन R है तो इनके बीच लगे बल F का परिमाण होगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, नोट कर। कूलम्स लॉ इज रिटन एज, कूलम नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R।
यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट इज एप्सिलॉन नॉट 8.54 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। एसआई मात्रकों में एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और जो डायमेंशन है इसकी, जो विमा है वो क्या है, जो विमेय सूत्र है वो क्या है आपका, m⁻⁻1 l -3 t4 a। नोट कीजिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो लॉ है वो समझ में आ गया हो। तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कूलम नियम को सदिश संकेत। ठीक है, तो हम वेक्टर फॉर्म में कूलम के नियम को यहाँ पे जो है डिराइव करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानेंगे कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, जो कि एक दूसरे से R21 दूरी पे स्थित है। अब हमने यहाँ पे इसे वेक्टर फॉर्म में लेना है, ठीक है, सदिश में लेना है। तो हमने क्या किया, हमने एक ओरिजिन ले लिया। ठीक है, एक ओरिजिन ले लिया, वहां से Q1 की दूरी हमने R1 ली और Q2 की दूरी कितनी ली, R2। Q1 की दूरी R1, Q2 की R2। अब ये जो है दोनों एक दूसरे से जो है इनकी जो दूरी होगी वो R21 होगी। ठीक है, हम यहाँ से इसको ए बिंदु मान लीजिए, A to B मान लेते हैं। ये मान लीजिए A बिंदु है, ये मान लीजिए B बिंदु पे है। अब A और B की जो दूरी होगी यहाँ पे क्या होगी, R2 बराबर R2 माइनस R। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने दो आवेश लिए हैं उनको हम मान रहे हैं कि दोनों कैसे आवेश हैं, सजातीय आवेश। कैसे है, सजातीय आवेश। ठीक है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब क्या है कि जो आपका Q1 और Q2 है दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी दोनों धनावेशित होंगे या तो दोनों क्या होंगे, धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे मान लें। अब आप जानते हैं कि जो आपके सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे पे जो बल लगाते हैं वो कैसा होता है, रिपल्सिव। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, यानी जो इन दोनों के कारण जो बल लगेगा वो किधर होगा, एक दूसरे से दूर, यानी Q1 पे इधर की साइड और Q2 पे इधर की साइड। तो Q1 पे जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, तो आप लिखेंगे F12। ठीक है, और Q2 पे जो लगेगा वो 1 के कारण लगेगा, तो ये होगा F2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बल लगे। ठीक है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे आप इसे। तो बच्चों आई होप आपने इसे ड्रॉ कर लिया होगा। अब ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसे डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। ठीक है, हम देखेंगे कि आप किस तरीके से इसे डिराइव करेंगे, किस तरीके आप वेक्टर फॉर्म में जो है कूलम का जो नियम है, कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो आप किस तरीके से लिखेंगे ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।